नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी बुलंदी पर है। और जब भी कोई सियासी हलचल मध्य प्रदेश में होती है तो ऐसा नहीं होता कि उनका नाम ना आए। हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लेकर सियासी हलचल मची है और कहीं न कहीं उस हलचल में कई दिग्गजों के नाम का जुड़ाव भी है। ऐसे ही एक दिग्गज नेता के साथ आज हम बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। उनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में सियासत कैसे कैसे करवटें लेती रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि सियासी हलचल चल रही है, अभी दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर और कमलनाथ जी ने भी बयान दिया। बहुत करीब से आपने देखा है, क्या कहेंगे इस पे आप? सरकार बनी थी उसी दिन से उसकी गिरने की तारीख तय हो गई थी, क्योंकि पहले दिन ही जिस तरह का हस्तक्षेप दिग्विजय सिंह जी का था और अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए पहली बार जिस तरह से मंत्री बनाए गए और 5-5 बार के चुने हुए विधायकों को घर बिठाला गया, उस मंत्रिमंडल के गठन ने ही उसकी तारीख तय कर दी थी। फिर लगातार कमलनाथ जी पर सीएस से लेके विभागों तक का दबाव, एक मंत्री जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनने तो यहाँ तक कहा था कि माफियाओं जो हैं, शराब माफिया, माइनिंग माफिया, इस पे दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने बोल दिया था, उमंग सिंगार जी ने। इन दोनों का जिस तरह से इसका हस्तक्षेप उसका हस्तक्षेप, हमारे संपर्क में बहुत विधायक थे, इसलिए गिरना तो था ही। बच्चे को लेकर सवाल कर रहे थे कि बच्चों को चूम चूम कर मार डाला, और वाकई में उस समय जो हलचल मची थी पूरे देश में उसकी चर्चा थी। तो आपको लगता है कि उस दौरान कई लोगों ने आपसे भी संपर्क किया था? निश्चित किया था, हमारे संपर्क में थे काफी लोग। क्या विचार सोचकर वो आ रहे थे? वो क्यों चाह रहे थे? परेशान थे। कमलनाथ जी समय नहीं देते थे, जो समय देते थे उसके प्रकार अलग होते थे दिग्विजय सिंह के। आम आदमी परेशान था, भ्रष्टाचार का राज था, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, आकंठ डूब गए थे लोग भ्रष्टाचार के अंदर। तो जो विधायक थे, सांसद थे, सबके मन में, मैंने कार्यकर्ता भोपाल आता था एक लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस का, और यहाँ दलाल पकड़ लेते थे, उसे बिना दलालों के काम ही नहीं होता था। तो आम कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सभी चाहते थे कि ये सरकार गिरे। अभी जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा इंटरव्यू में कि सिंधिया जी की कुछ इच्छाएं थी, वो शायद पूरी नहीं हो पाई थी, इस वजह से होता। तो क्या सिंधिया जी अगर नहीं जाते कांग्रेस को छोड़ के, तो आपको लगता है कि उनकी सरकार गिर जाती? सरकार का तो गिरना तय था, लेकिन जिस कैसे गिरते? नंबर्स कैसे जुटाते? नहीं, नंबर्स तो खुद ही घूम रहे थे जुटने के लिए, जुटाने की जरूरत नहीं थी वहाँ। और जहाँ तक सम्मानी सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी के नाम पर ही सरकार बनी थी। वो सिंधिया जी का चेहरा ही दिखा दिखा के इन्होंने वोट मांगे। चेहरा किसी का दिखाया, भावरें पाड़ने के लिए एक बुजुर्ग ला दिया गया, उससे भावरें पाड़ दी। तो स्वाभाविक रूप से चेहरा किसी का दिखाओगे, शादी किसी की हो जाएगी, तो तलाक होना तो तय है, तलाक हो गया। हाल ही में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, खासतौर पर अगर हम राष्ट्रीय चुनाव की बात करते हैं तो बिहार चुनाव जो है सिर पर आने वाला है और लगातार हलचलें बढ़ रही है। और जब भी कोई चुनाव आता है तो बयानबाजी शुरू हो जाती है, विवादित बयान भी आते हैं। एक ताज़ा मामले में ये हुआ है कि राहुल गांधी बिहार में रैली कर रहे हैं और उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोल दिए जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी की रैली में ये अपशब्द पहली बार बोले गए हों। मौत का सौदागर सोनिया गांधी स्वयं ने बोल दिया था, अभी तो चलो गाली दी है उसने, लेकिन ये भी देश का इतिहास जानता है कि जब जब मोदी जी को गाली दी गई है तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है। मोदी जी को गाली देने का मतलब देश को गाली देना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो। वो कह रहे हैं कि जो वोट हमको मिलने चाहिए थे वो बीजेपी ने वोट चुरा लिए। अब उसको लेकर अभियान चला रहे हैं बिहार में। इसमें मैं 3 पॉइंट दूंगा आदरणीय। जी। एक बच्चा बार बार परीक्षा में फेल हो रहा था, तो उसने सीधा परीक्षा सिस्टम पर यह उंगली उठा दी, अपनी काबिलियत पे उंगली नहीं उठाई, पूरे परीक्षा सिस्टम को ही बेकार नकारा बता दिया उसने, फेल खुद होता था। दूसरा, ये तो बचपन में हम भी करते थे कि पेपर तो अच्छा गया था, नंबर कम मिले। नंबर कम आए, बस वही उसकी स्थिति है। बाल बुद्धि जैसी बात हो गई है वो। एक बात और मैं कहूंगा कि ये पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई है। अब या तो वो बात गलत कहते थे, उसके लिए माफी मांगे देश से, या ये गलत है क्योंकि ईवीएम जो हैक कर लेगा उसे वोट चोरी क्यों करना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के समन्वयक आप रहे, लाखों लोगों ने दूसरी पार्टियों से आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब अटकलें चल रही है कि वो लोग भाजपा में आने के बाद, जिसमें कई बड़े चेहरे भी हैं, वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमारा राजनीतिक करियर दांव पर है। क्या लगता है आपको, ऐसे लोग फिर चुनाव आएगा, फिर नौबत आएगी? ये लोग अगर लाखों में ज्वाइन कराई थी, जी, बूथ तक हम गए थे जी, और अभियान में कराए और सब लगभग समाहित हो गए। जी, सबको सम्मान मिलेगा, यथा योग्य उचित जिम्मेदारी मिलेगी। उन्हीं जिम्मेदारियों की लिस्ट में एक नाम आपका भी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हम किस भूमिका में देख सकते हैं अब? देखो, मेरी भूमिका तो पार्टी ने पहले दिन से ही तय की थी। जो आपने विषय किया वो पार्टी ने तय किया था, न्यू ज्वाइनिंग टोली का। आप ही कह रहे थे जी, मैं चुनाव हारने के बाद एक दिन उन्होंने खाली नहीं छोड़ा। न्यू ज्वाइनिंग टोली का काम समाप्त हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में भेज दिया मुझे। महाराष्ट्र चुनाव का काम समाप्त हुआ तो मुझे दिल्ली चुनाव पे लगा दिया गया। तो काम से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। और मैं समझता हूँ पार्टी मुझे हमेशा काम देती है, इसलिए पद की जरूरत भी नहीं है। एक देश एक चुनाव की अगर हम बात करें तो ऐसी भी होगा कि कुछ सरकारों का कार्यकाल बचा हुआ है, कुछ का बीतने के बाद 3-4 महीने का वक्त बच रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं या ऐसे जो दल है जिनकी अपनी सरकार है, एक देश एक चुनाव से अगर राज्य को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, वर्किंग आवर्स भी बचेंगे, तो क्या सलाह आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप उस कमेटी में रहे हैं? कार्यकाल 6-8 महीने पहले खत्म हो रहा है, उसके कार्यकाल को 6-8 महीने आगे बढ़ाना चाहिए। 6 महीने बाद चुनाव कराएं, और जिनका 6 महीने बाद का है उनका 6 महीने घटा के ऐसे इनको लाके एक जगह पर खड़ा करना चाहिए। जिसका ज़्यादा 6 महीने रह गया उसको कुछ रिबेट दे देना चाहिए। इसी व्यस्तताओं के बीच एक बड़ा रोचक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की नज़र में देश का सबसे खुश नेता कौन है? तनाव तो बहुत सारे राजनीति में, लेकिन सबसे खुश नेता के तौर पे आप किसको मानते हैं? मैं राहुल गांधी को। क्यों? न जीतने की चिंता, न हारने का डर, दोनों ही उसको नहीं है। न बीवी, न बच्चे, न परिवार का तनाव है उनको। सिर्फ आरोप लगाना है, उसमें भी कहीं दिमाग नहीं लगाना है। जैसा स्क्रिप्ट लिख के आ गई वैसी स्क्रिप्ट लिख के पढ़ देना है। इस पूरी बातचीत में एक चीज़ मैंने मिस की। जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से चर्चा करते हैं तो शेरो शायरी ज़रूर आती है, लेकिन इस पूरी बातचीत में कोई शेर नहीं आया। डॉक्टर साहब जी, शेर मौजूदा स्थिति में या मौजूदा राजनीति को देखते हुए कौन सा शेर आपके जुबान से निकलेगा? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं जो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की जो मुद्दे अब तक लोगों तक नहीं पहुंचे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।